अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं तमाम अपने व्यूअर्स को और तमाम स्टूडेंट्स को सीएसएस के एग्ज़ाम्स के बारे में जो है वो गाइड करने जा रहा हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पर मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं सीएसएस के हवाले से जो है वो कोई एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊं जिसमें जो उनके डाउट्स हैं सीएसएस के हवाले से और जो उनको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उनको सीएसएस के हवाले से मिल सके। तो बच्चों, सीएसएस असल में सीएसएस एक्चुअली एक टेस्ट है और सीएसएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। और ये जो सीएसएस का टेस्ट होता है, अगर आप इसको टेस्ट को पास कर लेते हैं तो टेस्ट को पास करने पर आपको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान में 17 ग्रेड की जो है वो एक जॉब ऑफ़र हो जाती है और 17 ग्रेड के एक गेजेटेड ऑफिसर आप इस टेस्ट को पास करके लग सकते हैं। तो या ब्यूरोक्रेट्स जिनको हम कहते हैं कि अगर आप सीएसएस के टेस्ट को पास कर लें तो उसके बाद फिर आप जो है वो एक ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। या गवर्नमेंट एक ऑफिसर आप इसके थ्रू बन सकते हैं। तो यकीनन आप तमाम स्टूडेंट्स ने सीएसएस के हवाले से और सीएसएस के बारे में इससे पहले भी यकीनन सुन रखा होगा और कुछ स्टूडेंट्स का एम भी होगा कि वो आगे जाकर सीएसएस क्वालिफाइड एक ऑफिसर बनना चाहते होंगे। तो वो किस तरह से ऐसा हो सकता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना, कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, वो सीएसएस ऑफिसर्स के बारे में या ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहा करते थे कि सिविल सर्विस इज़ द बैकबोन ऑफ द स्टेट। मतलब रीढ़ की हड्डी होती है स्टेट की। गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, गवर्नमेंट्स आर डिफीटेड, प्राइम मिनिस्टर्स कम एंड गो, मिनिस्टर्स कम एंड गो, बट यू स्टे ऑन एंड देयर फॉर देर इज़ अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन योर शोल्डर्स। कि हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, वज़रा आते जाते रहते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट होता है वो हमेशा अपनी जगह पर कायम रहता है। चूँकि वो बैकबोन ऑफ द स्टेट होता है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक ब्यूरोक्रेट पर आयद होती है कि वो व्हील्स ऑफ द नेशन होते हैं जो कंट्री को चलाते हैं। तो वो तमाम सीएसएस क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं जो फेडरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इन तमाम पोस्ट को जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं या उसको कैप्चर कर रहे होते हैं। एज लिमिट क्या है? सबसे पहले एज लिमिट से स्टार्ट करता हूँ अपने इस वीडियो को कि सीएसएस के लिए एज लिमिट 21 से लेकर 30 साल है कि मिनिमम 21 ईयर्स जो है वो हो आपकी और मैक्सिमम मैक्स 30 साल 30 ईयर्स तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि अगर आप गवर्नमेंट में पहले से एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, पहले से आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। इसका मतलब कि आप 32 ईयर्स तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू एंड ओनली इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अदरवाइज 30 ईयर्स नॉर्मल सिविलियंस के लिए लास्ट एज लिमिट है। अच्छा, एजुकेशन के लिहाज से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इस टेस्ट को दे सकते हैं? तो मेन चीज़ बस ये याद रखनी है कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज़ कंपलसरी। 14 साल तालीम जो है वो कंपलसरी होती है। जैसे कि आपने 9th और 10th कर लिया होता है, इसको मेट्रिकुलेशन कहते हैं। देन 11th एंड 12th आप करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद 13 एंड 14 ईयर की एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं अंडर ग्रेजुएशन, तो इसको अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं। तो ये अंडर ग्रेजुएशन जो है वो कंपलसरी है सीएसएस का टेस्ट देने के लिए। वैसे अगर आप 15 और 16 ईयर्स की भी स्टडी आप करके अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 14 ईयर्स की एजुकेशन हो या फिर 16 ईयर्स की हो या फिर इससे ऑनवर्ड जितने भी हो, 18 ईयर्स की भी हो सकती है, बट मिनिमम जो है वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास कंपलसरी है। अब 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप बीए के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं। अब सीएसएस में ये होता है आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप सीएसएस में अप्लाई कर सकते हैं। आपने चाहे बीए किया हो, आपने चाहे बीएससी किया हो, आपने चाहे बीकॉम किया हो, या फिर आपने बीएस ऑनर्स किया हो, जो कि आजकल बीएस ऑनर्स होता है जो 4 ईयर्स का होता है। तो बीएस ऑनर्स करने पर आप 16 ईयर्स की एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो ये भी एलिजिबिलिटी है। या चाहे आपने बीबीए किया हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हो, एमबीबीएस किया हो, या बीडीएस किया हो, या फार्मडी किया हो, कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होगी तो आप सीएसएस के टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो ठीक है। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंपलसरी है इसके अंदर, अंडर ग्रेजुएशन कंपलसरी है। पासिंग क्राइटेरिया क्या होते हैं, सीएसएस के टेस्ट को पास किस तरह से किया जाता है?
कि इसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो कौन कौन से वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो कम से कम 40% मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको लेना पड़ता है इसको पास करने के लिए। हर कंपलसरी सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स, जो ये 600 नंबर का हमारे पास होता है कंपलसरी सब्जेक्ट, और 600 नंबर के हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। और हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कम से कम 33% मार्क्स आपको लेने होते हैं। और इन टोटल जो 1200 नंबर ये हो गए हैं, तो इसमें 50% मार्क्स कंपलसरी है, मतलब कम से कम 600 नंबर दोनों के मिलाकर आपके होने चाहिए। ठीक है, 600 से कम अगर आपके 599 भी होंगे तो फिर आप जो है वो CSS के टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद इनिशियल रिटन टेस्ट होता है, तो कंपलसरी और ऑप्शनल इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद आपका वाइवा होता है, जिसको वाइवा वोस कहा जाता है, वो 300 नंबर का होता है। उसमें भी 50% मार्क्स, मतलब कम से कम 150 नंबर आपको लेने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पर होते हैं? तो ऑल और पाकिस्तान डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सक्कर, लड़काना, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, कोयटा, तमाम सिटीज़ के अंदर आपको जो है वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। CSS के टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं इन तमाम सेंटर्स में। ठीक है, इन तमाम सिटीज़ के अंदर। स्कोप या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि अगर आप CSS को आपने क्वालिफाई कर लिया तो अब आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं? तो ये सारे आपके पास गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन पे आप CSS के बाद एज अ 17 ग्रेड के अंदर BPS 17 में आप जो है वो आप जॉब हासिल कर सकते हैं। इसमें आप BPS 17 के अंदर पोस्ट BPS 17 में आप किन किन डिपार्टमेंट्स में आ सकते हैं? आप कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में आ सकते हैं, कस्टम एक्साइज ग्रुप में आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान पे जॉब ले सकते हैं, इनकम टैक्स में भी जॉब ले सकती है, इंफॉर्मेशन ग्रुप में लग सकती है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के अंदर, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पुलिस में आप एज अ कमिश्नर जॉब ले सकते हैं। पोस्टल ग्रुप के अंदर, GPO के अंदर आपकी जॉब लग सकती है, रेलवेज़ के अंदर लग सकती है, इनलैंड रेवेन्यू ग्रुप के अंदर लग सकती है, मिलिट्री लैंड के अंदर भी आपकी जो है वो जॉब लग सकती है। तो ये तमाम एज अ सिविलियन आप इन तमाम जगहों पर 17 ग्रेड की जॉब ले सकते हैं आफ्टर CSS, जो आपके इंटरव्यू पर बेस करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में आपको जो है वो अब भेजा जाएगा। अब आते हैं रिटन एग्जामिनेशन की तरफ, जो कि टोटल 1200 नंबर का होता है, जिसमें 600 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। तो 600 नंबर के टोटल 6 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। इनमें से 100 मार्क्स की ऐसे राइटिंग होती है, इंग्लिश ऐसे। ये तमाम स्टूडेंट्स को ये 6 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, कंपलसरी है, लाजमी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसके बाद इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है। प्रेसी में समरी राइटिंग होती है, कंपोजिशन होती है जिसमें पैसेज होता है, कॉम्प्रीहेंशन होती है, ये 100 मार्क्स का है। जर्नल साइंस एंड एबिलिटी, ये 100 नंबर का होता है जर्नल साइंस। करंट अफेयर्स, ये 100 मार्क्स का होता है। पाकिस्तान अफेयर्स, ये 100 मार्क्स का होता है। इस्लामिक स्टडीज़ मुस्लिम्स के लिए, और अगर नॉन मुस्लिम्स हैं तो फिर उनके लिए कंपैरेटिव रिलीजन होता है, तकाबुल अदियान, तो वो 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल 600 नंबर हमारे पास यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट के बनते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो 600 नंबर के होते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि अपने फील्ड के लिहाज से आप उसको सेलेक्ट कर लें। अब इसमें मुख्तलिफ ग्रुपिंग की गई होती है सब्जेक्ट की ना, तो हर ग्रुप से आपको कुछ सब्जेक्ट उठाने होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 है, ये ग्रुप है यहाँ पर जिसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस है। इनमें आपको एक सब्जेक्ट आप यहाँ से उठा सकते हैं 200 नंबर का। ठीक है, तो आपको यहाँ से इजाज़त होती है कि आप एक नंबर यहाँ से 200 नंबर का उठा लें। तो आप मिसाल के तौर पे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स वगैरह उठा लेते हैं। इस तरह कंप्यूटर साइंस वाले CS उठा लेते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट आपको उठाने। ग्रुप 2 उसके बाद आ जाए। ग्रुप 2 में आपको जो है वो सिर्फ 200 नंबर के सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। अब वो चाहे 200 नंबर का आप सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लें, या फिर आप यहाँ 4 में से कोई 2 आप सेलेक्ट कर लें। मतलब 200 नंबर के सब्जेक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लें ग्रुप 2 से। ग्रुप 3 में आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है 100 मार्क्स का। तो ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप उठा लें, 100 नंबर का उठा सकते हैं। ग्रुप 4 में से कोई एक सब्जेक्ट 100 नंबर का उठा सकते हैं। हिस्ट्री एंड ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ USA। तो ग्रुप 4 के अंदर आप देख सकते हैं हिस्ट्री टाइप के चैप्टर्स हमारे पास ज़्यादातर मौजूद हैं, और ग्रुप 3 में मैनेजमेंट साइड के ज़्यादातर सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ग्रुप 5 में भी एक सब्जेक्ट आपको उठाना है 100 नंबर का, और इसमें जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, कोई एक सब्जेक्ट आप 100 नंबर का यहाँ से ले सकते हैं। ग्रुप 6 है, इसमें भी 100 नंबर का एक सब्जेक्ट आपको उठाना है। ये लॉ
वाले सब्जेक्ट्स इसके अंदर है, जैसे लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस, मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलोसफी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप 100 नंबर का उठा सकते हैं। इस तरह से ग्रुप 7 आपके पास है, इसमें एक सब्जेक्ट आपको उठा सकते हैं 100 नंबर का। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, पर्शियन, अरबिक, कोई भी 100 नंबर का एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। मतलब आपको ऑप्शनल के अंदर आपको 600 नंबर के उठाने सब्जेक्ट, और आपको 7 ग्रुप ऑफर किए गए, और इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 600 नंबर आप पे बना लेने, और उस सब्जेक्ट के लिहाज से फिर आपको टेस्ट में अपेयर होना है। तो भैया ये चीज़ तो हो गई। अब ये चीज़ बच्चे सवाल करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इट, कि CSS की प्रिपरेशन हम किस तरह से करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSS। तो देखिए CSS के लिए वैसे तो कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं जाकर, वहाँ पर फीस देकर, CSS की जो भी उनकी फ़ीस होती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप घर बैठे CSS की तैयारी कर लें, और आप ईजिली कर सकते हैं। तो घर बैठे CSS की तैयारी किस तरह की जाती है कि आप बुक्स के थ्रू आप इसको रीड आउट करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि आपके पास जहांगीर टाइम्स की एक पब्लिशर है, जहांगीर टाइम्स, इनकी किताबें आती जहांगीर टाइम्स की, जिसमें हर मंथली इसमें आपके पास मैगजीन्स आ रहे होते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स की जो है वो आपकी करंट अफेयर्स की आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, पाकिस्तानी अफेयर्स की आपकी अच्छी तैयारी इसके अंदर हो सकती है, जो कंपलसरी है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे नंबर नहीं ला पाते। और इस तरह से CSS करने के लिए आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा। इंग्लिश में आपकी राइटिंग, ऐसे राइटिंग वगैरह के स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए जहांगीर टाइम्स की एक बुक होती है जिसका नाम होता है डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो ये मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को आप फॉलो करेंगे तो इंग्लिश में अच्छी खासी तैयारी आप कर लेंगे। इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स के थ्रू भी आप CSS की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश के हवाले से अच्छा खासा मटेरियल मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड किया है, जो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से अगर आपको जनरल नॉलेज अपनी स्ट्रॉन्ग करें, करंट अफेयर्स वगैरह, तो वो मैंने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के नाम से एक मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसको जाकर आप देखें। बिल्कुल इस तरह से GK जनरल नॉलेज के लिए मेरी एक GK के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस GK को प्लेलिस्ट को आप देखें, 7-8 लेक्चर्स उसके अंदर है, जिससे आप जो है करंट अफेयर्स, पाकिस्तानी अफेयर्स और इंग्लिश की जो कंपलसरी पोर्शन है उसको आप इजीली गेट कर पाएंगे। देखिए ऑप्शनल का जो है ना, ऑप्शनल जो होता है, जो ऑप्शनल के ये वाले पार्ट्स होते हैं जो 600 नंबर का होते हैं, नॉर्मली बच्चे निकाल लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह में यही ऑप्शनल सब्जेक्ट ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं जो अपनी मर्जी को उठाते हैं। लेकिन जो कंपलसरी होता है, जैसे कि इंग्लिश हो गई, पाकिस्तानी अफेयर्स है, करंट अफेयर्स हैं, इस्लामिक हिस्ट्री है, इसमें बच्चों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता और वो इसमें लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर नहीं ला पाते और वो CSS के टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन खासा टफ होता है, बट एक बार अगर आप कामयाब हो जाए CSS के टेस्ट को पास करने में, तो फिर आपके 17 ग्रेड ऑफिसर की आपकी जॉब भी लग सकती है। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको CSS के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता लग चुकी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जो CSS के एस्पायरेंट्स हैं, जो CSS में शिरकत करना चाहते हैं इस साल या अगले साल। 30 ईयर्स तक एज होती है, तो मैं कहता हूँ कि लाजमी हर एक स्टूडेंट को इसको अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी अच्छी एक सिक्योर एक जॉब आपको मिल सके उसके अंदर, और पाकिस्तान के लिए भी आप एक व्हील ऑफ नेशन की तरह होंगे और पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिए आप मुझे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।